डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पॉपुलेशन के ऊपर है, जनसंख्या के ऊपर पॉपुलेशन। तो मैं आपसे पहले भी इस बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, इस बात पे हम चर्चा कर चुके हैं कि जो पॉपुलेशन वाली जो यूनिट है, थर्ड और फोर्थ यूनिट, जिसमें बड़ा ही आसान है, और इस यूनिट को आप लोग या इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन जो बनेंगे इसको आप पहले भी कर चुके हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पीडली ही बताऊंगा, क्योंकि जितना हमारे पास समय है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा समझने वाली इतनी है भी नहीं है। और यदि फिर भी कोई दिक्कत आए तो फिर मेरे को दोबारा से आप लोग बोल सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, या फिर मेरे को फ़ोन कॉल है जो कर सकते हो। तो पॉपुलेशन वाले जो यूनिट है, आपको पता है इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे आता है एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जनसंख्या वितरण, वितरण के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एक आता है डेंसिटी यानी कि घनत्व, जनसंख्या घनत्व। इसके बाद आता है, घनत्व के बाद है जो प्रजननशीलता, प्रजननशीलता, जन्म दर, इसी में आ जाएगा ये मृत्यु दर, ठीक है। एक है प्रवास। तो ये कुछ हमारे डेमोग्राफी में यानी कि जनसंख्या वाले जितने भी यूनिट होगी, जो भी यूनिट है हमारी, उसमें ये जो तत्व है या ये जो फैक्टर है जनसंख्या से संबंधित है, जो इनके बारे में जो पढ़ा जाता है, इन बारे आप लोगों को पहले से भी काफ़ी बार है जो बताया गया है। फ़र्क इतना है, पिछली बार हमने इंडिया के संदर्भ में इनको पढ़ा था, अब है जो हम इसको पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है जो इसको पढ़ेंगे। भारत में जैसे जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा था, उसको प्रभावित करने वाले कारक वो पढ़ा था। अब है जैसे कि वितरण के बारे में पढ़ेंगे, प्रभावित करने वाले कारक पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कारक वही हैं। घनत्व वही कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से उसको निकालते हैं, प्रजननशीलता, मृत्यु दर, ये जन्म दर या प्रवास, ठीक है। इसके बाद जैसे नगरीकरण वगैरह है, और आगे काफ़ी सारी जो फैक्टर हैं इसके पॉपुलेशन से संबंधित, ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, आपको पता है भाई, किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोगों की जो संख्या है, या एक पार्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र पर जो लोग रहते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या वितरण जो बोलते हैं। उस क्षेत्र के लिए चाहे कितनी भी जनसंख्या वहाँ पर रह रही हो, कम ज़्यादा या जो भी है, उसको हम नहीं कहेंगे। एक क्षेत्र में 20 लोग भी हो सकते हैं, एक क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में 20 लाख लोग भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 2 करोड़, इसी प्रकार से उसको जनसंख्या वितरण है जो बोला जाता है। जिस प्रकार से भारत में हमने पूरे स्टेट वाइज, राज्यों वाइज, राजधानियों वाइज है जो हमने उसको पढ़ा था, यहाँ पर हम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग किस में सबसे ज़्यादा, फिर कम, इस प्रकार से जो उसको देखने को मिलेगा। तो जनसंख्या वितरण में आपने बताया भाई सबसे ज़्यादा है जो जनसंख्या जो चीन आता है, पहला स्थान है जो इसका है। इसके बाद जो दूसरा है जो भारत का है, उसके बारे में आंकड़े जो आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप लोग अपना जो बुक्स है उसका हेल्प उसमें ले सकते हैं। सबसे ऊपर जो चीन है, उसके बाद भारत है, इसके बाद ब्राज़ील और USA वगैरह है जो, और कुल 10 कंट्रीज़ हैं जिसमें लगभग 59% जनसंख्या निवास करती है, और बाकी जितने भी वर्ल्ड के जो देश हैं उनमें 41% जनसंख्या जो निवास करती है। तो इस प्रकार के आंकड़े जो इसमें देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो उसके बाद, उससे पहले थोड़ा सा हमारे जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है, भाई इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसको बांटने के लिए प्रभावित करने वाले कारक जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, उसमें आएंगे पहले भौतिक कारक, जिस प्रकार से पहले भी हमने पढ़े थे, ठीक है। और दूसरा है बी, जिसको हम कह सकते हैं जननांकीय भी बोल सकते हैं और मानवीय भी बोल सकते हैं।
ये ठीक रहेगा, ह्यूमन फैक्टर जैसे आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बड़ा ही आसान है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अब 4th सेमेस्टर में जा चुके और आपको आप इसकी क्या नाम है ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें जो क्लियर हो गई हैं। तो भौतिक कारकों में आप लोगों को पता है, जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सारे के सारे जो फैक्टर किस में दिए जाते हैं, जलवायु में, तापमान में दिए जाते हैं। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में, मैं इसके पहले भौतिक कारक के बारे में पढ़ लेते हैं। जलवायु, दोनों कारकों के कम से कम 5-5, 6-6 पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हो। मुख्य में आप लोगों को पता, जैसे जलवायु है, किसी भी क्षेत्र में यदि लोगों के लिए अनुकूल जलवायु है तो वहाँ पर जनसंख्या जो ज़्यादा पाई जाएगी। इसका संदर्भ है जो आप लोग एशिया महाद्वीप को जो दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है जो मनुष्य के रहने के लिए है, जो अनुकूल हैं। क्यों हैं? क्योंकि न तो ज़्यादा गर्मी है, न ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए लोग है जो यहाँ पर है जो रहना, निवास करना जो उचित मानते हैं। इसलिए पॉपुलेशन आप लोगों ने देखा होगा, भारत, पाकिस्तान, चीन, ठीक है, इंडोनेशिया, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी है जो काफ़ी अच्छा है, जो मात्रा में जो पाया जाता है। इसी प्रकार से उच्चावच, रिलीफ, जैसे कि पर्वत, मैदान, पठार, तो इनमें किसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी? मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वो देखने को मिलती है, क्योंकि मैदानी भाग है जो समतल है, कृषि के लिए अनुकूल होता है, या अन्य जो ट्रांसपोर्ट्स है या मीन्स के जो साधन हैं वो उनको बनाने के लिए, या इंडस्ट्री या जो भी अपने मानवीय जो कार्य करने के लिए जो उचित रहता है ये, इसलिए जो धरातल मानव के लिए अनुकूल होगा और वो होगा मैदानी भाग, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो जनसंख्या जो ज़्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार से जो पानी की उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, स्वच्छ जल लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, उपलब्धता तो जहाँ पर अच्छी होगी, और देखा होगा जितनी भी हमारी मानव सभ्यताएं जो विकसित हुई हैं वो जितनी भी नदी घाटियों के उसमें हुई है, नदी घाटियों में जो विकसित हुई है या उनमें जो बनी है, तो क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर पानी और उससे संबंधित जो भी आवश्यकताएं मानव बसाव के लिए है जो, क्योंकि पेड़ पौधे भी वहीं पर हो गए, वनस्पति वहाँ पर उत्पन्न होगी, वनस्पति होगी तो वहाँ पर जीव हो गए, तो इस प्रकार से वहीं ही सबसे पहले हमारी जो सभ्यताएं हैं जो वहीं पर पली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको बोला जाता है। तो पानी की उपलब्धता है, जलवायु है, उच्चावच है, कुछ और कारक है जिनको हम इसमें पढ़ते रहेंगे। जैसे आगे नेक्स्ट इसके बारे में आ जाएगा जनसंख्या की से संबंधित में, एक मिनट, जलवायु आ गया हमारा, उच्चावच आ गया, मिट्टी के बारे में आप लोग इसमें लिख सकते हो, मिट्टी की उपजाऊपन। ठीक है, ये उससे संबंधित आ गया। यदि उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ पर जनसंख्या, जिस प्रकार से हमने भारत में बताया था, उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये बिहार, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है जो, या जनसंख्या वितरण का जो मान है जो ज़्यादा पाया जाता है, डेंसिटी भी अच्छी पाई जाती है। तो उसी प्रकार से विश्व के ऐसे कई देश हैं जहाँ पर इस प्रकार की उपलब्धता, जैसे चीन है, ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, अमेरिका है। ठीक है, इन देशों में जो मिट्टी है जो, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड ये कह सकते हैं, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हिस्सा है जो वो इसके ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए तो ये फैक्टर है जो काफ़ी प्रभावित है, जो करने का काम करता है। इसी प्रकार से पांचवा, जैसे खनिज है, आपने उदाहरण दिया था छोटा नागपुर का पठार है, या जहाँ पर बहुत सारे खनिज वगैरह जो एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जो भी इस प्रकार के आवश्यक है जो वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन देखने को जो ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार के कारक है जो, ये भारत की स्थिति बताई। आप लोग दूसरे देशों में है जो, जहाँ पर विश्व के अकॉर्डिंग यदि देखेंगे तो उनमें भी ये कारक है जो आप लोगों को प्रभावित करने वाले जो मिलेंगे। भौतिक कारक यानी कि जो नेचुरल हैं, एक किस्म से ये बोल सकते हो आप लोग, जो हमारे सामने हैं। ठीक है, इसके बाद अब मानवीय कारक, मानव के द्वारा जो हस्तक्षेप हुआ है, कुछ इस प्रकार की गतिविधियां बनी हैं, और उन गतिविधियों के अट्रैक्शन के कारण भी जनसंख्या जो उस साइड है जो ज़्यादा होती है। तो उन कारकों में आपने पता है, जैसे कृषि है, वहाँ पर मिट्टी का जिक्र किया था हमने, कृषि का। तो कृषि सबसे ज़्यादा जो संसार में भी देख लो, और यदि भारत की भी देखें तो लगभग 68 या 70% के लोग हैं जो लगभग कृषि करते हैं। तो जहाँ पर कृषि अधिकता है, क्योंकि एक आसान सा है, मिट्टी है, तो वहाँ पर पौधे हैं जो वो उपजाए जा सकते हैं, और वो एक पौधों का समूह होगा, वो कृषि कहलाएगा। तो वहाँ पर पॉपुलेशन की सांद्रता है जो होने का अनुमान है जो, या हम कह सकते हैं अभी वहाँ पर जनसंख्या जो ज़्यादा पाई जाती है।
इसी प्रकार से मानवीय में नगरीकरण, जितना ज़्यादा नगरीकरण होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, जितनी भी देश हैं उन देशों की राजधानियों का जिक्र कर सकते हो। उन देशों में जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है और किसी एजुकेशन के कारण या कोई ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन को जो अट्रैक्शन कर रहा है उसका, तो वहाँ पर बहुत बड़ा नगर बन गया और उस नगर में पाए जाने वाली जो जनसंख्या का जो वितरण है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है अन्य नगरों या गाँव की अपेक्षा है। जो नगरीकरण बहुत बड़ा एक बड़ा फैक्टर है। इसी प्रकार से एक औद्योगिक विकास भाई, जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह जो ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इनकम का सोर्स वहाँ पर जाता है। लोग है जो अपने को रोज़गार प्राप्ति के लिए, ठीक है, अपने आप को संपन्न बनाने के लिए, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण है जो बढ़ जाता है, यानी कि घनत्व भी बढ़ जाता है और वितरण भी। तो ये भी फैक्टर है जो काफ़ी प्रभावित करने वाला कारक है। इसी प्रकार से यातायात है। यातायात इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन जितने ज़्यादा होंगे। राजनीतिक कारक हैं कुछ राजनीतिक कारकों में आप लोग बताओगे जहाँ पर स्थिरता ज़्यादा है राजनीतिक, ठीक है, वहाँ पर कोई भी, जिस प्रकार से आप लोग देखेंगे अफगानिस्तान है, कुछ ऐसे जो आतंकवाद वगैरह जो भी घटनाएं घटित रहते हैं, तो वहाँ से लोग है जो पलायन कर जाते हैं, वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है। तो उसमें उदाहरण मैंने आपको ये दिया, इराक, ईरान है, ठीक है। इसी प्रकार से अभी फिलिस्तीन और उसका जो इजराइल का है जो वो युद्ध चल रहा है, तो उस क्षेत्र, इसी प्रकार के क्षेत्र है जो ये पॉलिटिकली मतलब इफेक्टेड होते हैं, राजनीति से प्रभावित होते हैं। तो वहाँ पर भी जनसंख्या है, जहाँ पर स्थिर सरकार है तो वहाँ पर जनसंख्या जो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जितने भी उनके डेवलपमेंट से संबंधित जो भी फैक्टर होंगे वहाँ पर स्थापित होंगे। कोई उद्योग आएगा, कोई कंपनी आएगी, तो वहाँ पर ज़्यादा होंगे, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता होगी वहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन नहीं होगी, जिसके कारण जो ये भी प्रभावित है जो वो होता है। युद्ध और शांति काल, ये भी इस प्रकार का एक फैक्टर है। तो इस प्रकार से आप लोग पहले भी आप लोगों को बताया गया है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में ये टॉपिक है जो आप लोग इसमें कर सकते हो। बड़ा ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा उलझने वाली बात है नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है जो जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। होता क्या है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। किसी भी विशेष क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों की कुल जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल और गुणा में जितने प्रतिशत से उसको निकाला जाता है, यानी जितने में से उसको निकाला जाता है उसको बोला जाता है इसमें भाई जनसंख्या। कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल उसको बोलते हैं। जैसे कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल, तो अनुपात निकालते हैं उसका। बिल्कुल कोई भी कुल जनसंख्या, मान लिया किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या है जो 2 करोड़ है, ठीक है, और क्षेत्रफल है मान लिया 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, यानी कि ये मान लिया 2 करोड़ है, तो मान लिया यहाँ पर 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। तो 2 करोड़ में वो, ठीक है, कायद है सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, करोड़ों, यानी 1 2 3 4 7, हाँ। तो इसी प्रकार से इनको 5 को जो इनसे काट देंगे तो कितना हो गया, 200 व्यक्ति है जो प्रति वर्ग किलोमीटर है जो वो निवास करने वाले हो गए भाई। तो इस प्रकार से इसको हम लिख लेते हैं व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को निकालते हैं हम, कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। तो इस संदर्भ में आप लोग प्रत्येक देश के जो वो निकाल सकते हो, वे किस देश में किस सेंसस ईयर में, जनगणना वर्ष में कितनी जनसंख्या थी और उसके बटे में जो कुल जनसंख्या जो कुल क्षेत्रफल है जो वो लिख सकते हो। उससे आपका जनसंख्या घनत्व जो निकल आएगा। इसमें जनसंख्या घनत्व निकालने का जो पहला जो तरीका है हमारा, इसको अंकगणितीय भी बोल देते हैं। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व या अर्थमेटिक बोला जा सकता है, डेंसिटी, ठीक है। जनसंख्या अर्थमेटिक रूप से निकालने का तरीका जो इसको बोला जाता है। एक और तरीका है जिस प्रकार से जिसको कहते हैं कायिक घनत्व। कायिक घनत्व, कायिक घनत्व में क्या होता है, कुल जनसंख्या को है जो कुल कृषि भूमि से है जो डिवाइड किया जाता है। कुल कृषि भूमि जितनी भी होती है उससे डिवाइड है जो उसको किया जाता है, तो उससे निकलेगी कायिक जनसंख्या घनत्व। कायिक जनसंख्या घनत्व उसको बोलते हैं। पहला है अर्थमेटिक मीन है, जिसमें क्या होगा, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या जो 2011 में 121 करोड़ थी और कुल जो क्षेत्रफल है
तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो इसे डिवाइड करेंगे जो जितना भी आएगा वो जनसंख्या घनत्व पहले प्रकार का, यानी कि जैसे कि ये आ गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ गया, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसको ये अर्थमेटिक मीन है सबसे पहला वाला, यानी अर्थमेटिक रूप से इसको निकालते हैं। ये डेंसिटी का जो ये इस प्रकार का आ गया। और यदि इस प्रकार का कायिक जनसंख्या घनत्व, इसमें क्या होगा, कुल जनसंख्या है और बटे में कुल कृषि भूमि है जो उसमें रख लेते हैं। जैसे कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है, और कुल कृषि भूमि 2011 के अकॉर्डिंग थी भारत की 31.7। तो इससे डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, और भी है जो वो कम आ जाएगा, तो 14.8। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, लगभग बता रहे इसमें 853 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 853 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों में अंतर हो गया। अब ये दोनों प्रकार से निकाला क्यों गया, क्या ज़रूरत पड़ गई। पहले में क्या था, भाई हमारे पास इतने लोग हैं और इतना क्षेत्रफल है, उसको सीधा अर्थ पता चल गया, भाई इतने लोग वहाँ पर निवास करते हैं इतने एरिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर निकालने का औचित्य क्या था, भाई ज़्यादातर जो हमारे जो जनसंख्या है उसके लिए खाद्यान्न से संबंधित जो वो चाहिए, और वो कहाँ से उपलब्ध होती है, कृषि भूमि से जो ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए उसको निकालने का तरीका एक इस प्रकार से जो वो किया गया था। तो इसमें कुल जनसंख्या हो जाएगी और कुल कृषि भूमि जो आ जाती है। एक और प्रकार का है जिस प्रकार से, जिसको कहते हैं पोषक घनत्व, पोषक कायिक घनत्व भी बोल देते हैं और पोषक घनत्व भी बोल देते हैं, ठीक है। यदि इस बुक में दिया हो तो पहले आप लोगों को उसमें दिया था जब फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने किया था। तो पोषक घनत्व इसमें क्या होगा, कुल कृषित जनसंख्या, ठीक है, या कृषि कार्य में लगे हुए लोगों की जनसंख्या और कुल कृषि भूमि, तो इसमें निकलने में इसमें क्या हो जाएगा, कृषि कार्य में लगे हुए लोगों की जनसंख्या और बटे में कुल कृषि भूमि। तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, यानी कि जो लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं या उसके परिवार की जनसंख्या, सारी टोटल जनसंख्या और बटे में कुल कृषि भूमि, इसमें फिर बिल्कुल एवरेज है जो सही अनुमान है जो इसका लगाया जा सकता है। क्योंकि देश के काफ़ी सारे जो मान लिया जैसे भारत की है 68% है जो लोग हैं जो कृषि कार्य में लग रहे हैं, तो 68% जो लोग हैं वो जनसंख्या आ जाएगी यहाँ पर, और उनके पास है जो कितनी कृषि भूमि है, यानी कि पूरे भारत में है जो वो कृषि भूमि कितनी है और उसके ऊपर 68% है जो कार्य कर रहे हैं। तो उससे शुद्ध मान निकलेगा भाई कृषि कार्य में जो लोगों की जो जनसंख्या है उसका घनत्व कितना है, यानी कि कृषि भूमि जो हमारा जो एक संसाधन है कृषि, तो उसके ऊपर लोगों की जो डिपेंडेंट है या निर्भरता है, या फिर उसको कह सकते हैं हम, उसके ऊपर कितना दबाव है जो वो देखा जाता है। इस प्रकार से इसको निकालने का कार्य जो किया जाता है। यदि जनसंख्या घनत्व में यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो इस प्रकार से जो हम निकाल सकते हैं। इसमें घनत्व से भी आप लोगों को पता चल जाएगा भाई कहाँ पर घनत्व ज़्यादा मिलेगा। वो फैक्टर अफेक्टिंग जो हमने देखे थे भाई, जहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं, कृषि अच्छी होती है, जहाँ पर खनिज संसाधन अच्छे हैं, जहाँ की जलवायु अच्छी है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व है जो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के फैक्टर है जो इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों के इस प्रकार से हो जाएंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ये 3 प्रकार है जो इस प्रकार से आपका नोट किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर इसमें उच्च जनसंख्या घनत्व वाले, फिर मध्यम, फिर कम, इस प्रकार से इसको निकालने का, इसको डिस्ट्रीब्यूशन घनत्व के अकॉर्डिंग जो करने का काम करते हैं। जैसे सबसे अधिक सीधा लिख लो, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा रहते हैं, उनको पहले वर्ग में जो रखा जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या जो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा रहते हैं वो आ जाएंगे। इसमें इंडिया आ जाएगा, ठीक है, भारत आ गया, चीन आ गया, इंडोनेशिया आ गया, यूएसए आ गया, इन क्षेत्र, या फिर आप लोग जितने भी भारत के मानसूनी क्षेत्र जो एशिया महाद्वीप में जहाँ जहाँ मानसून का प्रभाव है जो वो देखा जाता है, उस क्षेत्र को जो सारा का सारा इसमें आ जाता है। यूरोप,
यूरोप इसमें आ जाता है भाई, ठीक है नहीं। यूरोप भी एरिया बहुत थोड़ा है और जनसंख्या वहाँ पर अच्छी। यूरोप है, उत्तरी अमेरिका भाई, दक्षिणी नहीं, उत्तरी अमेरिका की बात यदि करें तो वो इसमें आ जाएगा। तो पहला प्रकार का जो ये आ जाएगा हमारा अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। इसके बाद है जो 3 प्रकार के क्षेत्र मैंने बता दिया, इसमें मानसूनी एशिया पूरा पूरा, यूरोप आ गया और उत्तरी अमेरिका। जितने भी देश इसमें आप लोग देख लेना एक बार कहाँ कहाँ पर कितना पाया जाता है। इसी प्रकार से इसका उल्ट एक बार कर लेते हैं, विरल जनसंख्या वाला, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल कम। कौन कौन से क्षेत्र होंगे? जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, दलदली क्षेत्र है, बर्फ़ ज़्यादा है, तो ऐसे क्षेत्र है जो देखने को मिलते हैं। इनमें जो जनसंख्या घनत्व कितना होता है, 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो वो पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत कम। ऐसे क्षेत्र जैसे अंटार्कटिका हो गया, ऊपर आर्कटिक सागर हो गया, उष्ण मरुस्थल हो गए, अति शीत क्षेत्र आप लोग कनाडा है, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, ये क्षेत्र आ जाएंगे भाई। शीतोष्ण मरुस्थल है, कुछ गोभी का मरुस्थल है जैसे, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश और विश्वस्त रेखीय जो प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर है जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर मानव है जो बसाव है जो बहुत कम है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व है जो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यदि देखें, विरल जनसंख्या घनत्व में 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो वो पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है जो साधारण जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र भाई, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखना। तो साधारण में इसके अलावा जितने भी बच गए वो सारे के सारे वो साधारण में आ जाएंगे। अधिक में आ गए 3 क्षेत्र, एशिया, मानसून एशिया पूरा पूरा, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। विरल में आ गए जितने भी मानव के अनुकूल नहीं है क्षेत्र, जितने जैसे साइबेरिया हो गया, उत्तरी कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, विश्वस्त रेखीय क्षेत्र हो गया, जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, ठीक है, शीतोष्ण हो चाहे उष्ण हो, वो सारे के सारे विरल में आ गए। अब जो बाकी बच गए सारे के सारे वो साधारण में आ गए, ठीक है। इनमें एशिया भी आ गया, यूरोप, एशिया में जैसे दक्षिणी भारत, चीन का पश्चिमी भाग, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, यूरोप में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका में नीचे पश्चिमी भाग, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्र साधारण जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है जो आप लोग इसमें रख सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन इससे से निकल जाएंगे आपके, और 1-2 क्रम में जैसे एक और आता है वाष्य क्षेत्र। वाष्य क्षेत्र में इसको डिफाइन कर देता हूँ, वैसे आप लोग आगे पढ़ लेना। अवाष्य क्षेत्र, वाष्य क्षेत्र कौन से? जहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, और वो निवास करने वाले क्षेत्र वही हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व है जो साधारण या फिर अधिक जनसंख्या घनत्व है जो पाए जाते हैं। अवाष्य क्षेत्र जहाँ पर 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अभी विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र पड़े तो वो सारे सारे आ जाते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है वाष्य क्षेत्र और अवाष्य क्षेत्र। तो इतना ही है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में या लेक्चर में जो आपको बताया जाएगा।